दोस्तों, आज की ये कहानी डेसमंड डॉस की जिंदगी पर आधारित एक सच्ची कहानी है, जो न केवल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बिना किसी हथियार के जंग लड़ा, बल्कि जीता भी। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आपका ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है और अपने काम को करने का भरपूर साहस है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस जबरदस्त मूवी को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो कहानी शुरू होती है वर्जीनिया के छोटे से गांव लिंचबर्ग से, जहां डेसमंड डॉज नाम का एक निडर टीनेज लड़का होता है। डेसमंड के पिता टॉम डॉज प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ चुके थे और उस युद्ध में उनके कई साथियों की भी जान गई थी, जिन्हें वो डेली याद करते थे। उस भयानक जंग का टॉम पर बहुत बुरा असर पड़ा था, जिसकी वजह से वो बहुत कठोर स्वभाव के व्यक्ति बन चुके थे और बात बात पर वायलेंट हो जाते थे। डेसमंड की माँ बर्था एक धार्मिक विचारों वाली नेक दिल औरत थी, जो अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। पर टॉम उन्हें निर्दयी और कठोर बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस दुनिया में सीधे और अच्छे व्यक्ति की कोई जगह नहीं बची है। अब एक दिन जब डेसमंड अपने भाई हॉल के साथ खेल खेल में झगड़ने लगता है, तो हॉल उसकी पिटाई कर देता है और डेसमंड गुस्से में आकर उसके सर पर पत्थर मार देता है। हॉल बुरी तरह से घायल हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। टॉम और बर्था मिलकर हॉल को होश में लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश बिल्कुल असर नहीं करती। अब डेसमंड को लगने लगता है कि उसने हॉल को जान से मारकर एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है और उसका मन इस पाप के बोझ के नीचे दब चुका था। वो ईश्वर की तस्वीर के पास जाकर प्रेयर करने लगता है और उसे ये एहसास हो जाता है कि हिंसा बहुत बुरी चीज है और ईश्वर ने हमेशा हिंसा ना करने का संदेश दिया है। पर बाद में पता चलता है कि खुशकिस्मती से हॉल को ज्यादा गहरी चोट नहीं लगी थी और उसे होश आ चुका था। लेकिन अब तक उस हादसे से डेसमंड के दिमाग पर गहरा असर पड़ चुका था, जो अपने पिता जैसा कठोर नहीं बल्कि अपनी माँ जैसा दयालु बनना चाहता था। टॉम अक्सर शराब पीकर बर्था को मारता था और अपनी माँ को रोता हुआ देखकर उन बच्चों को भी बहुत दुख होता था। फिर एक दिन बर्था कहती है कि तुम्हारे पिता एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन युद्ध के बाद वो अशांत स्वभाव के बन चुके हैं। अब कुछ सालों बाद डेसमंड बड़ा हो जाता है, जो हर शनिवार अपनी माँ के साथ चर्च में जाता था। एक दिन चर्च के बाहर एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी जान बचाने के लिए डेसमंड तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ डॉक्टर कहता है कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद वो बच नहीं पाता, और डॉक्टर डेसमंड को शुक्रिया कहता है। ये बात सुनकर डेसमंड को बहुत राहत मिलती है। उसे लगता है कि पाप का बोझ उसके मन से उतर चुका है। तभी हॉस्पिटल में उसे एक डोरोथी नाम की नर्स नजर आती है और उसको पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। अब डेसमंड ब्लड डोनेशन के बहाने उसके पास जाता है और उन दोनों में बातें होने लगती हैं। अगले दिन वो फिर से डोरोथी से मिलता है और शाम को उसे पिक्चर दिखाने ले जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। फिर पता चलता है कि जापानियों ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया है और अपने देश की सेवा के लिए अमेरिका के बहुत सारे जवान लड़के सेना में भर्ती होने लगे थे। डेसमंड का भाई हॉल भी फौज में भर्ती हो चुका था और जब उसके पिता टॉम को इस बारे में पता चलता है, तो उसे अतीत में गुजरे युद्ध की भयानक यादें याद आने लगती हैं और इस बात से वो काफी अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो दोबारा से मौत का मंजर नहीं देखना चाहता था। अब जंग का ऐलान हो चुका था और सभी जवान लड़के देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिए सेना में भर्ती हो रहे थे। इसलिए डेसमंड भी सेना में भर्ती होने का फैसला करता है और जब वो इसके बारे में डोरोथी को बताता है, तो वो परेशान हो जाती है, लेकिन बाद में समझाने पर वो मान भी जाती है। इसके बाद वो फैसला करते हैं कि जब डेसमंड अपनी पहली छुट्टी लेकर आएगा, तब वो दोनों शादी कर लेंगे। उधर जब टॉम को पता चलता है कि डेसमंड भी सेना में भर्ती हो रहा है, तो वो बहुत निराश हो जाता है। वो कहता है कि तुम युद्ध नहीं लड़ सकते, तुम जल्द ही मारे जाओगे, क्योंकि डेसमंड दिखने में बहुत ही दुबला पतला था और ऊपर से हिंसा से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। लेकिन डेसमंड अपने पिता से कहता है कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, बल्कि मैं एक चिकित्सक यानी एक मेडिक के रूप में काम करूंगा और युद्ध में घायल हो चुके सैनिकों की जान बचाऊंगा। पर टॉम को उसकी ये बातें बचकानी लगती हैं, क्योंकि जंग में किसी की भावनाओं की कोई जगह नहीं होती, वहाँ सिर्फ मौत का साम्राज्य होता है। पर डेसमंड कहता है कि पापा, देश के लिए लड़ने का मतलब सिर्फ बंदूक उठाकर दुश्मनों को मारना नहीं है, बल्कि अपने देश के हर सिपाही को मरने से बचाना भी एक सच्चे देशभक्त का फर्ज है। खैर, अब फौज में जाने से पहले डोरोथी उसे अपनी बाइबल दे देती है और कहती है कि इसे हमेशा अपने साथ रखना। अब क्योंकि डेसमंड दिखने में बाकी सैनिकों की तुलना में कमजोर था,
इसलिए सार्जेंट हॉवेल और बाकी सैनिक उसका मजाक उड़ाते हैं। पर बेसिक ट्रेनिंग के दौरान डेजमंड अपनी बढ़िया परफॉर्मेंस से सबको ये बता देता है कि वो सेना में शामिल होने के काबिल है। इसके बाद जब सार्जेंट शूटिंग के लिए सबको अपनी राइफल्स उठाने के लिए कहता है तो डेजमंड अपनी राइफल नहीं उठाता, बल्कि उसने हिंसा न करने की कसम खाई थी और वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था। वो तो बस एक चिकित्सक के रूप में सेना की मदद करने के लिए आया था। अब सार्जेंट उसे कैप्टन के पास लेकर जाता है तो कैप्टन कहता है कि दुश्मन सैनिकों की जान लेकर दुश्मनों को हराना ही किसी भी जंग का एकमात्र और बुनियादी स्वभाव होता है, और अगर तुम हथियार नहीं उठाओगे तो हम ये जंग कैसे जीतेंगे। इसके बावजूद भी अगर तुम सेना में एक मेडिक बनकर जाओगे तो तुम्हें कम से कम अपनी सुरक्षा के लिए राइफल तो रखनी ही पड़ेगी। लेकिन डेजमंड अपनी अहिंसा की नीति पर अडिग था। वो बंदूक को हाथ भी नहीं लगाना चाहता था। सार्जेंट को उस पर बहुत गुस्सा था क्योंकि वो उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं था। अब सार्जेंट बाकी सैनिकों को बताता है कि डेजमंड डॉज एक कर्तव्यनिष्ठ आपत्तिकर्ता यानी कॉन्शियंसियस ऑब्जेक्टर है, जो अपने धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर हिंसा का विरोध करता है और वो राइफल को हाथ नहीं लगाएगा। फिर चाहे उसे एक चिकित्सक के रूप में जंग में भेज दिया जाए, लेकिन वो मौका मिलने पर भी तुम्हारी जान बचाने के लिए दुश्मन को नहीं मारेगा, तो तुम उससे अपनी सुरक्षा की उम्मीद मत रखना। अब ये बात सुनकर बाकी सैनिकों को उस पर गुस्सा आने लगता है और रात को स्मिथ नाम का एक जवान उसकी बाइबल छीन रहा होता है और उसके मुंह पर एक पंच मारकर कहता है कि अगर कोई तुम पर हमला कर दे तो क्या तुम तब भी किसी पर हाथ नहीं उठाओगे। तो डॉस कहता है कि नहीं। इसके बाद स्मिथ उसे अपने मुंह पर मुक्का मारने के लिए उकसाता है। वो उसके घर वालों, उसकी गर्लफ्रेंड सबके बारे में उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन डेजमंड उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर वो डोरोथी की तस्वीर देखकर कहता है कि उसे एक असली मर्द की जरूरत है, न कि तुम्हारे जैसे नामर्द की। डेजमंड के अहिंसावादी सिद्धांतों की आर्मी में कोई जगह नहीं थी। सब उसे सनकी, कायर और पागल समझते थे, क्योंकि आर्मी में अगर कोई हथियार नहीं उठाएगा तो युद्ध कैसे जीता जाएगा। उन्हें लगता था कि वो सिर्फ खुद को तसल्ली देने और समाज में सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए सेना में आया है, जबकि वो अंदर से डरपोक है। अब आर्मी के बड़े अधिकारी भी डेजमंड को बार बार समझाते हैं, लेकिन डेजमंड हर बार यही कहता है कि वो एक चिकित्सक के रूप में देश की सेवा करना चाहता है, इसलिए वो आर्मी में भर्ती हुआ है। इसके साथ ही साथ उसका ईश्वर में पूर्ण विश्वास है, इसलिए वो किसी की जान भी नहीं लेगा। वो अपनी बातों से सबको यकीन दिला चुका था कि वो मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ है, बस वो धार्मिक ख्यालों वाला व्यक्ति है। बड़े अधिकारी उसे आर्मी से निकालना तो चाहते थे, लेकिन उसके धार्मिक विचार किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे थे, इसलिए वो उसे कानूनी तौर पर आर्मी से बाहर नहीं निकाल सकते थे। जब सार्जेंट को पता चलता है कि वो डेजमंड को आर्मी से निकाल नहीं सकते, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि एक कमजोर कड़ी सब कुछ बर्बाद कर सकती है। वो अपना गुस्सा पूरी यूनिट पर निकालता है और सबकी छुट्टी कैंसिल कर देता है और उन्हें तुरंत ही पहाड़ पर 20 मील की लंबी हाइकिंग के लिए ऑर्डर देता है। फिर रात के अंधेरे में बाकी सैनिक डेजमंड को बहुत मारते हैं, क्योंकि उसकी वजह से सार्जेंट पूरी यूनिट को टॉर्चर कर रहा था। अब अगली सुबह सार्जेंट आकर देखता है कि डेजमंड के बिस्तर पर खून लगा है, वो बुरी तरह से जख्मी है। तो वो समझ जाता है कि बाकी सैनिकों ने उसे मारा है। फिर वो उसे बड़ी गंभीरता से कहता है कि तुम्हारे सिद्धांतों की वजह से बाकी सैनिकों की और तुम्हारी खुद की जान भी चली जाएगी, इसलिए तुम खुद ही आर्मी से निकल जाओ। लेकिन डेजमंड आर्मी छोड़ने से मना कर देता है। फिर सार्जेंट कहता है तो ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसने मारा है। ये सुनकर सब सैनिक सहम जाते हैं, लेकिन डेजमंड किसी का भी नाम नहीं लेता। सार्जेंट जानता था कि वो अपने साथियों को बचा रहा है, और इस तरह सार्जेंट समझ जाता है कि डेजमंड कोई कायर नहीं है। वो इतना कुछ होने के बाद भी उन लोगों का नाम नहीं ले रहा जिन्होंने इसको इतना मारा है। अब आखिरकार उनकी पहली छुट्टी का दिन आ ही जाता है। अपनी बेसिक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सार्जेंट उन सबको पास देने लगता है। डेजमंड आज बहुत खुश था, क्योंकि आज शाम उसकी डोरोथी के साथ शादी होने वाली थी। पर उसकी परेशानी तब बढ़ जाती है जब उनका कमांडर वहां आता है और डेजमंड से कहता है कि मैं तुम्हें पास नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं की है। भले ही तुमने बाकी सारी ट्रेनिंग पूरी कर ली है, लेकिन राइफल रेंज ट्रेनिंग में तुमने राइफल को छुआ तक नहीं। और वो उसे राइफल पकड़कर शूट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन डेजमंड कमांडर को फिर से मना करते हुए कहता है कि वो बंदूक को हाथ नहीं लगाएगा, और वो कमांडर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे जाने दे, क्योंकि आज उसकी शादी है। पर कमांडर उसके ऑर्डर न मानने की बात को पर्सनल ले चुका था। वो गुस्से में कहता है कि या तो तुम राइफल पकड़कर फायरिंग करो और ये साबित करो कि तुम एक काबिल सिपाही हो, या फिर अपने कोर्ट मार्शल के लिए तैयार हो जाओ। कैप्टन जानता था कि कमांडर नहीं मानेगा, इसलिए वो डेजमंड से कहता है कि गन उठा लो,
कैप्टन नहीं चाहता था कि डेजमंड को कोई भी सजा हो। वो उसकी फीलिंग्स की कदर करता था, इसलिए वो उसे गन उठाने के लिए कहता है। लेकिन ये डेजमंड के सिद्धांतों के खिलाफ था, इसलिए वो कैप्टन की बातों को नकार देता है। इसके बाद उसे सुनवाई तक जेल भेज दिया जाता है। डोरोथी काफी देर तक चर्च में उसका इंतजार करती है, लेकिन डेजमंड वहाँ नहीं आता और इस बात से डेजमंड भी बहुत ज्यादा निराश था। फिर बाद में कैप्टन और डोरोथी बारी बारी उससे मिलने आते हैं। कैप्टन कहता है कि केस की सुनवाई में तुम अपनी गलती मान जाओ और कोर्ट से दया की भीख मांगो, तो वो लोग तुम्हें घर भेज देंगे, नहीं तो तुम जेल में सड़ते रहोगे। डोरोथी उससे कहती है कि तुम राइफल उठाकर अपनी प्रैक्टिस पूरी कर लो और बड़े अधिकारियों को ये भरोसा दिला दो कि तुम एक काबिल सिपाही हो। उसके बाद जंग में किसी की जान लेना या ना लेना वो तुम पर निर्भर करता है। लेकिन डेजमंड कहता है कि पहले तो राइफल पकड़कर मैं खुद को ही धोखा दूंगा और बाद में राइफल हाथ में होने के बावजूद भी दुश्मन की जान ना लेकर मैं अपनी सेना को धोखा दूंगा, और मैं ऐसा धोखा कभी नहीं करना चाहता। इसके बाद डोरोथी फोन पर टॉम और बर्था को सारी बात बताती है कि वो राइफल उठाने के लिए नहीं मान रहा और इस तरह वो ये केस हार जाएगा। वो कहती है कि अगर वो अपनी गलती ना मानकर केस लड़ेगा तो वो लोग उसे जेल भेज देंगे, और अगर वो अपनी गलती मानकर कोर्ट से दया की भीख मांगेगा तो वो उसे बेइज्जत करके घर वापस तो भेज देंगे, लेकिन दोनों सूरतों में लोग उसे कायर ही कहेंगे। सभी आर्मी ऑफिसर्स यही चाहते थे कि डेजमंड कोर्ट के सामने अपनी गलती मान जाए, लेकिन डेजमंड इसे अपनी गलती नहीं मानता था, इसलिए वो कोर्ट के सामने दोषी न होने की दलील देता है, तो उस पर कोर्ट मार्शल का मुकदमा शुरू कर दिया जाता है। फिर जज कहता है कि अगर तुम राइफल लेकर दुश्मन को शूट नहीं कर सकते तो तुम आर्मी में क्यों आए हो। इस पर डेजमंड कहता है कि जब जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था तब मैंने उस हमले को पर्सनल ले लिया था। मेरे सभी जानकार लोग आर्मी में भर्ती होने लगे थे, लेकिन हमारे यहाँ के 2 आदमी थे जिन्हें अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया था। उन्होंने शर्म के मारे अपनी जान ले ली क्योंकि वो देश की सेवा नहीं कर पाए। मैं एक कायर नहीं हूँ कि जब मेरे देश को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तब मैं अपना मुंह छुपाता फिरूं, बल्कि मैं एक बहादुर जवान हूँ और मैं अपने देश के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता हूँ। इसलिए मैंने आर्मी में एक चिकित्सक के रूप में आने का फैसला किया था। इससे पहले कि जज अपना फैसला सुना पाता, उसका पिता टॉम वहाँ आ जाता है, जो अपने बेटे डेजमंड को बचाने के लिए जज को एक जरूरी दस्तावेज देता है। वो कुछ और नहीं बल्कि ब्रिगेडियर जनरल द्वारा साइन की गई एक चिट्ठी थी, जिसमें कानून के नियमों का हवाला देते हुए लिखा था कि किसी कर्तव्यनिष्ठ आपत्तिकर्ता को अपने अधिकार त्यागने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, फिर चाहे वो किसी के ऑर्डर की अवहेलना ही क्यों ना हो। आगे उसमें लिखा था कि डेजमंड के केस में वो एक मेडिक बनना चाहता है, जिसके लिए राइफल ट्रेनिंग जरूरी नहीं है, इसलिए वो बिना राइफल के भी जंग में जा सकता है और कानून में ऐसा प्रावधान भी है। इतना सुनने के बाद कमांडर डेजमंड पर लगाए सभी आरोप वापस ले लेता है और उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब उसे आर्मी से कोई भी नहीं निकाल सकता था और ना ही उस पर राइफल पकड़ने का दबाव बनाया जा सकता था। इसके बाद डेजमंड और डोरोथी शादी कर लेते हैं और शादी के बाद डेजमंड जंग लड़ने चला जाता है। अब वक्त आता है युद्ध का, जहां मई 1945 को उन्हें ओकिनावा पोस्ट जीतने के लिए भेजा जाता है। यहाँ जापानियों को हराने के लिए ओकिनावा पर कब्जा करना बहुत जरूरी था और ओकिनावा पर कब्जा करने के लिए हेक्सा रिज को जीतना उससे भी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हेक्सा रिज पर कब्जा करके अमेरिकी सेना अपना बेस बनाना चाहती थी और वहीं से जापान पर हमला करके उसे आसानी से हराया जा सकता था। सीधे तौर पर कहा जाए तो उस रिज और ओकिनावा को जीतना मतलब पूरे जापान पर अमेरिका का कब्जा हो जाना। लेकिन ये सब इतना भी आसान होने वाला नहीं था, क्योंकि हेक्सा रिज एक सीधी खड़ी ऊंची चट्टान थी, जहां से जापानी सैनिक अमेरिकी सैनिक की गतिविधियों को आसानी से देख रहे थे और काउंटर अटैक करके उनकी सेना को आसानी से हरा रहे थे। जापानी भी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि अगर वो हेक्सा रिज को गंवा बैठे तो वो ओकिनावा भी हार जाएंगे और फिर पूरे जापान पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने वहां पर अमेरिकी सेना को रोकने के लिए भारी सैनिक बल तैनात किया हुआ था। जापानियों ने वहां ढेर सारी सुरंगों का एक जाल बनाया हुआ था, जिन पर भारी गोलाबारी का भी कोई असर नहीं होता था, और वो अपने सिपाहियों को हमला करने के लिए उन्हीं सुरंगों में से भेजते थे, जो अमेरिकी सैनिकों की नजर से बचकर कहीं से भी हमला करने के लिए अचानक से सामने आ जाते थे। इसलिए उनकी लोकेशन का पता लगाना भी बहुत मुश्किल था। इसके साथ ही उन्होंने अपने बंकर्स में दूर से निशाना लगाने के लिए स्नाइपर्स, लगातार गोलियों की बौछार करने के लिए मशीन गन्स और एक बड़ा हमला करने के लिए तोपखाने भी बना रखे थे। ज्यादातर लड़ाई जमीन पर होती थी, तो अमेरिकी सेना को खदेड़ने के लिए जापानियों ने अपने बेहद क्रूर सिपाहियों को भेजा था, जो जापान की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे।
वो अपने पहले हमले में ही दुश्मन को सैनिकों की हानि के साथ साथ ऐसी मानसिक हानि देते थे कि दुश्मन सैनिक मानसिक रूप से टूट जाते थे। अब रास्ते में सब देखते हैं कि जंग में घायल हो चुके सैनिकों को ट्रक्स में भरकर ले जाया जा रहा है। वहाँ पर बहुत सारे ट्रक्स में सैनिकों के मृत शरीर भी थे जो इस जंग में शहीद हो चुके थे, और जिस बटालियन के ये सारे सैनिक शहीद हो चुके थे उनका लेफ्टिनेंट कैप्टन को हेक्सा रिज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद कहता है कि हमारी सेना हेक्सा रिज को कैप्चर करने के लिए 6 बार कोशिश कर चुकी है, लेकिन जापानी सेना अपनी रणनीति में इतनी कुशल है कि उन्होंने 6 बार हमें हरा दिया है और कल सुबह तुम सब वहाँ पर 7वीं बार कोशिश करोगे। वो कहते हैं कि जापानी सैनिक जानवरों से भी बदतर हैं, जिन्होंने पिछली बटालियन के सभी सिपाहियों को मार डाला। फिर पिछली बटालियन का मेडिक डेजमंड से मिलता है और वो उसे अपने मेडिक का क्रॉस उतारने के लिए कहता है, क्योंकि जापानी मेडिक क्रॉस का निशान देखकर सबसे पहले उसे ही गोली मारेंगे। अब अगली सुबह वो सब रिज के पास पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि उस चट्टान पर चढ़ने के लिए अमेरिकी सैनिकों ने रस्सियों का जाल बिछा रखा है। अब क्योंकि ये रिज समुद्र के किनारे पर था, तो अमेरिकी सैनिक समुद्र से भारी गोलाबारी करके जापानियों को अपने बंकर्स में छुपने के लिए मजबूर कर देते हैं, ताकि अमेरिकी सैनिकों को उस रिज पर चढ़ने के लिए समय मिल सके। जब गोलाबारी शांत होती है तो सार्जेंट सबको ऊपर चढ़ने का ऑर्डर देता है। उनका प्लान सिंपल था कि उन्हें जापानियों के बंकर्स पर कब्जा करना था। ऊपर पहुंचकर वो सैनिक मौत के मंजर को अपनी आंखों से देखते हैं। चारों तरफ मरे हुए सैनिकों की लाशें पड़ी थी। कुछ को तो कीड़े मकोड़े भी पड़ चुके थे और कुछ को चूहे खा रहे थे। किसी का सर नहीं था और किसी का धड़, लेकिन वो चुपचाप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी अचानक से जापानी उन पर हमला कर देते हैं और उनके ढेर सारे सैनिक मारे जाते हैं और बहुत सारे घायल हो जाते हैं। पर अमेरिकी सैनिक डटकर उनका सामना करते हैं और नई रणनीति बनाकर आगे बढ़ने लगते हैं। डेजमंड के लिए वो जगह किसी नरक से कम नहीं थी, क्योंकि गोलियों की बौछार के बीच से बिना किसी हथियार के खुद को बचाकर घायल सैनिकों तक पहुंचना और फिर उन्हें उठाकर ट्रीटमेंट के लिए रिज से नीचे भेजना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन डेजमंड एक बेहद बहादुर और नेक दिल जवान था, जो पहले हमले में घायल हो चुके सैनिकों की जान बचाने में लग चुका था। अब एक जापानी सैनिक स्मिथ के पीठ पीछे चाकू से हमला करने ही वाला था कि तभी डेजमंड उसे धक्का देकर स्मिथ की जान बचाता है और बाद में स्मिथ उस जापानी सैनिक को गोलियों से भून देता है कि वो डेजमंड के बारे में गलत सोचता था कि वो कायर और नामर्द है, जबकि सच्चाई तो ये थी कि वो एक साहसी सैनिक है, क्योंकि वो इस नरसंहार में बिना किसी हथियार के आया है। इसलिए वो डेजमंड को काफी बार कवरिंग फायर भी देता है, क्योंकि वो जानता था कि डेजमंड अपनी जान बचाने के लिए बंदूक उठाकर दुश्मन की जान नहीं लेगा। अब इस बीच हमले में उनका एक सिपाही बुरी तरह से घायल हो चुका था, जिसके बचने की बहुत कम संभावना थी। इसलिए एक सैनिक डेजमंड से उसे छोड़कर दूसरे सैनिक को बचाने के लिए बोलता है, लेकिन वो सैनिक डेजमंड से अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि मुझे बचा लो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो डेजमंड उसे भरोसा दिलाता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन देता है ताकि उसे दर्द का एहसास ना हो और फिर उसे हेक्सा रिज से नीचे भेज देता है। दरअसल डेजमंड एक बहुत ही नेक दिल मेडिक है, जो हर किसी की जान बचाना चाहता है, फिर चाहे घायल सैनिक उनकी सेना में किसी काम का भी ना रहा हो। बाकी सैनिक देख रहे थे कि भले ही डेजमंड दिखने में दुबला पतला था, लेकिन वो जंग के मैदान में भारी गोलाबारी में भी अपनी होशियारी और तेज रफ्तार से दुश्मन को चकमा देकर घायल सैनिकों तक पहुंचकर उनकी मदद कर रहा था। फिर बाद में कैप्टन और सार्जेंट एक रणनीति बनाकर जापानियों के बंकर्स को तबाह करने लगते हैं और स्मिथ आगे बढ़कर उनकी मशीन गन्स को भी तबाह कर देता है, जिस वजह से वो पहले 2 बंकर्स पर मौजूद सभी जापानियों को मारकर वहां कब्जा कर लेते हैं। फिर शाम के समय युद्ध बंद हो जाता है और वो देखते हैं कि हमले में दोनों तरफ से बहुत नुकसान हुआ है। ढेर सारे सैनिक मारे गए हैं। डेजमंड अभी तक घायल सैनिकों को बचा रहा था और वो अंधेरा होने के बावजूद भी काम कर रहा था, इसलिए स्मिथ भी उसकी मदद करने लगता है और उसके साथ चला जाता है। स्मिथ के मन में डेजमंड के लिए इज्जत बढ़ चुकी थी और वो दोनों अब बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। तब स्मिथ कहता है कि क्या तुम अभी भी अपनी जान बचाने के लिए बंदूक नहीं उठाओगे? तो डेजमंड कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर डेजमंड बताता है कि मेरे पिता शराब पीकर अक्सर झगड़ा करते थे और एक दिन जब उन्होंने मेरी माँ पर बंदूक तान दी तो मैंने अपनी माँ को बचाया और वही बंदूक अपने पिता पर तान दी। स्मिथ कहता है कि लेकिन तुमने अपने पिता को मारा नहीं। तो डेजमंड कहता है कि मैं अपने मन में उन्हें मार चुका था और तब मैंने ईश्वर से वादा किया कि मैं दोबारा कभी बंदूक को हाथ नहीं लगाऊंगा
और हिंसा से दूर रहूंगा। अब अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ जापानी उन पर दुगनी ताकत से हमला करते हैं और उनके ढेर सारे सैनिक मार डालते हैं, जिस वजह से अमेरिकी अचानक हुए उस हमले का अंदाजा नहीं लगा पाते, जिसका सीधा फायदा जापानियों को होता है, जो अमेरिकी सैनिकों को खदेड़कर अपने बंकर्स पर फिर से कब्जा कर लेते हैं। कैप्टन तत्काल मदद के लिए बेस पर संपर्क करता है और तोप के गोले फायर करने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ जापानी सैनिक बड़ी तादाद में थे और वो उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तोप के गोले फायर होने से पहले अमेरिकी सैनिकों को अपनी जान बचाकर हेक्सा रिज के नीचे उतरना जरूरी था, नहीं तो वो सब मारे जाते। लेकिन एक दिक्कत थी, उनके बहुत सारे साथी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, जो वक्त रहते हेक्सा रिज से नीचे नहीं उतर पाते। उस हमले में सार्जेंट के पैरों में भी गोलियां लग चुकी थी और दूसरा मेडिक भी घायल हो चुका था। इसका मतलब अब सिर्फ डेसमंड ही अकेला एकमात्र मेडिक बचा था, जिसके बाद जंग में स्मिथ को भी गोलियां लग जाती हैं और वो भी घायल हो जाता है। तभी इसी बीच अमेरिकी नौसेना तोप के गोले बरसाने लगती है और जापानी अपनी जान बचाने के लिए सुरंगों में छुपने लगते हैं। डेसमंड फौरन स्मिथ को मॉर्फिन इंजेक्ट करता है और उसे उठाकर पूरी रफ्तार से दौड़ने लगता है। अब इससे पहले कि वो हेक्सा रिज से नीचे उतर पाता, स्मिथ अपना दम तोड़ देता है, जिससे डेसमंड को बहुत दुख होता है। अब तक आर्टिलरी फायर ने बहुत सारे जापानियों को मार गिराया था, जिसके बाद कैप्टन बाकी बचे हुए सैनिकों के साथ हेक्सा रिज से नीचे उतर आता है। लेकिन डेसमंड अब भी वही था, क्योंकि स्मिथ की मौत से वो बहुत दुखी हो चुका था। वो अपने और साथियों को नहीं खोना चाहता था, इसलिए वो इस भारी गोलाबारी के बावजूद भी बचे हुए घायल सैनिकों को बचाने के लिए मौत के मुंह में यानी हेक्सा रिज की ओर वापस चला जाता है। कैप्टन 2 सैनिकों को हेक्सा रिज के नीचे तैनात करके बाकी सबको मेडिकल कैंप ले जाता है, क्योंकि वो सब बुरी तरह से घायल हो चुके थे। अब इस दौरान डेसमंड ईश्वर से हिम्मत और मदद मांगता है और एक एक करके घायल सैनिकों को हेक्सा रिज से नीचे उतारने लगता है। लेकिन अब उसकी मदद करने के लिए वहाँ कोई भी सैनिक मौजूद नहीं था, इसलिए उसे घायल सैनिकों को रस्सी से बांधकर खुद ही नीचे भेजना पड़ता है। नीचे खड़े 2 सैनिक समझ जाते हैं कि कोई ऊपर से उनके सैनिकों को बचा रहा है। कैंप में जाकर अब कैप्टन आर्टिलरी फायरिंग रोकने के लिए कहता है, क्योंकि हेक्सा रिज पर अमेरिकी सेना के 100 से भी ज्यादा जवान अभी भी फंसे हुए थे, जो घायल हो चुके थे। लेकिन अभी तक कैप्टन को डेसमंड के बारे में नहीं पता था। जब आर्टिलरी फायरिंग रुकती है तो जापानी सैनिक घायल अमेरिकी सैनिकों को मारने के लिए फिर से आ जाते हैं। तो डेसमंड एक सैनिक की जान बचाने के लिए उस पर मिट्टी का तेल डाल देता है और अपने ऊपर दूसरे मरे हुए सैनिक की डेड बॉडी रखकर मरने का नाटक करता है। एक जापानी उस पर अपनी कटार से हमला भी करता है, लेकिन डेसमंड बड़ी ही होशियारी से बच जाता है। अब चूंकि अमेरिकियों के पास अभी भी सैन्य सहायता मौजूद नहीं थी, इसलिए वो हेक्सा रिज पर फंस चुके अपने साथियों को बचाने के लिए नहीं जा सकते थे। उधर जापानी सैनिक डेसमंड को देख लेते हैं और वो उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन डेसमंड उनसे बचकर एक सुरंग के अंदर चला जाता है। इसके बाद वो उस सुरंग में बॉम्ब फेंक देते हैं, लेकिन डेसमंड उस सुरंग के और अंदर जाकर अपनी जान बचा लेता है। वो देखता है कि इन जापानियों ने सुरंगों का नेटवर्क बनाया हुआ है, जहां बहुत सारे जापानी सैनिक हैं, लेकिन वो बड़ी समझदारी से दुश्मन से छुपकर अपनी जान बचा लेता है। इतना ही नहीं, वो दुश्मन के घायल हो चुके सैनिकों को भी मरहम पट्टी करके मॉर्फिन इंजेक्ट करता है और उसकी मदद भी करता है। इस युद्ध में सब एक दूसरे के खून के प्यासे थे और सब मौत की लड़ाइयां लड़ रहे थे, लेकिन डेसमंड अकेला एक ऐसा महान योद्धा था जो बिना किसी हथियार के मौत की नहीं बल्कि जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा था, जो इस युद्ध में किसी फरिश्ते से कम नहीं था। वो रात होने के बावजूद भी अपने साथियों की जान बचाने में लगा था। रस्सी घिसने की वजह से उसके हाथ भी बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे और वो काफी थक चुका था, लेकिन वो रुकता नहीं और ईश्वर से लगातार यही प्रार्थना करता रहता है कि मुझे एक और जान बचाने की शक्ति दो, बस एक और इसी तरह वो लगातार अपने बहुत सारे सैनिकों की जान बचा लेता है। मेडिकल कैंप वाले भी ये सोचकर हैरान थे कि ना जाने कौन उनके सैनिकों को नीचे भेज रहा है। अगली सुबह वो सार्जेंट को भी ढूंढ लेता है, जिसके साथ एक और सिपाही था। सार्जेंट पहले उस सिपाही को नीचे ले जाने के लिए कहता है और वो सिपाही नीचे जाकर कैप्टन को बताता है कि डेसमंड ने अपनी जान पर खेलकर हम सबको मौत के मुंह से बचाया है। कैप्टन ये सुनकर बिल्कुल हैरान था, क्योंकि दुबला पतला डेसमंड, जिसे सब कायर कहते थे, उसने वो कर दिखाया था जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। अब सार्जेंट को वहाँ से ले जाना काफी मुश्किल था, क्योंकि दूसरी ओर से जापानी लगातार फायरिंग कर रहे थे और उनका एक स्नाइपर डेसमंड को निशाना बनाए हुए था। तो सार्जेंट बड़ी ही होशियारी से पहले उस स्नाइपर को मार देता है
और इसके बाद डेजमंड सार्जेंट को एक कपड़े पर बैठाकर घसीटता है और साथ में सार्जेंट उसे कवरिंग फायर देता है। इस तरह बड़ी होशियारी से वो सार्जेंट को भी बचा लेता है। फिर वो सार्जेंट को नीचे भेज देता है, लेकिन जापानी अब भी डेजमंड पर फायरिंग कर रहे होते हैं। फिर डेजमंड भी नीचे आ जाता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं आता। वो अपने दोस्त और शहीद हो चुके स्मिथ के मृतक शरीर को भी अपने साथ लाया था। अब जापानी ऊपर से फायरिंग करते हैं, लेकिन अमेरिकी सैनिक उन्हें गोलियों से भून देते हैं। सभी सैनिक डेजमंड को देखकर हैरान थे, क्योंकि उसने जो कर दिखाया था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसके बाद कैप्टन डेजमंड से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं आपकी महानता को समझ नहीं पाया, मैं आपको कायर समझता रहा, लेकिन आपने मौत के मुंह से हमारे 75 जवानों की जान बचाकर ये साबित कर दिया है कि आप एक कायर नहीं बल्कि एक महान योद्धा हैं। कल फिर से हम हेक्सा रिज पर जाएंगे और मैं जानता हूँ कि कल आपकी प्रेयर का दिन है, इसलिए हमारा कोई भी जवान आपके बिना हेक्सा रिज पर जाना नहीं चाहता और हम आपकी प्रेयर खत्म होने तक का इंतजार करेंगे। अगले दिन ऐसा ही होता है। वो प्रेयर खत्म होने तक का वेट करते हैं और फिर उसके बाद दुश्मन पर अटैक कर देते हैं। वो जापानियों पर एक घातक हमला करते हैं और एक अच्छी रणनीति बनाकर उन्हें हरा देते हैं। जापानी सरेंडर करने का दिखावा करते हैं, लेकिन बाद में वो ग्रेनेड से अमेरिकियों पर हमला कर देते हैं। ये देखकर डेजमंड अपनी जान को फिर से जोखिम में डालते हुए अपने साथियों को बचाता है, लेकिन एक धमाका होने की वजह से वो घायल हो जाता है, जिसके बाद सिपाही डेजमंड को नीचे ले जाने लगते हैं। पर डेजमंड उनसे अपनी बाइबल ढूंढने के लिए कहता है। अब तक अमेरिकी सैनिकों ने जापानियों को हरा दिया था और जापानी सैनिक सरेंडर कर चुके थे। फिर एक सैनिक बाइबल ढूंढकर लाता है और कैप्टन डेजमंड को बाइबल देकर कहता है कि अब तुम घर जा सकते हो, क्योंकि हमने अपना काम पूरा कर लिया है, हमने हेक्सा रिज को जीत लिया है। फिर कहानी के अंत में हम असली डेजमंड डोज को देखते हैं, जिन्हें अपनी बहादुरी के लिए अमेरिका का सबसे उच्च वीरता पुरस्कार मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जा रहा था, लेकिन डेजमंड ने अपनी बहादुरी का सारा श्रेय ईश्वर को समर्पित कर दिया था। वो कहते हैं कि ईश्वर की मदद के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, और अगर इस जंग का कोई असली हीरो है तो वो शहीद हो चुके वो सैनिक हैं, जिन्होंने युद्ध में देश के लिए अपनी जान भी दे दी। दोस्तों, इसके बाद मार्च 2006 में 87 वर्ष की आयु में डेजमंड डॉज ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और उन्होंने हमें सिखाया कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने सिद्धांतों पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। फिर चाहे कर्तव्य का पालन करना हो, मानवता की भलाई या अपने देश की सेवा हो, हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूर्ण रूप से योगदान देना चाहिए, क्योंकि असली शक्ति दिल और दिमाग में होती है, ना कि किसी हथियार में। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप मुझे बताएं कि इस मूवी की सबसे खास बात आपको क्या लगी। बेस्ट कमेंट को मैं पिन करके आपको सपोर्ट करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।